हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें 12th स्टैंडर्ड जो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस सभी को होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर होता है। 12th कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट है, आर्ट्स में आप इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, साइंस में आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की आज हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर नए सिलेबस 2021 जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें हम डिस्टिंग्विश के पार्ट को कवर करने की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है उसको या तो डायरेक्टली पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करके दो, या फिर अब हमारे पास कुछ समय का और है, 1 महीने के आसपास का टाइम और बचा हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको चैप्टर वाइज डिस्टिंग्विश करवाने की कोशिश करता हूं जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। और आप अगर डेली एक चैप्टर के डिस्टिंग्विश भी लेकर बैठेंगे तो आपको जल्द से जल्द हो जाने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या किसी भी तरीके के डिस्टिंग्विश जब आप इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो वो डिस्टिंग्विश सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क के लिए होते हैं। एंड बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस 2 मार्क के आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट एक साइड में लिखेंगे और 2 पॉइंट सेकेंड साइड में लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट, राइट साइड में 2 पॉइंट, टोटल मिला के 4 पॉइंट आपके हो जाते हैं 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स बहुत होता है। किसी को ज्यादा लिखने की मर्जी तो मैक्स टू मैक्स 3 या 4 पॉइंट्स आप लोग लिखिए। मैंने यहाँ पर किसी इसमें 3 से 4 या 5 पॉइंट भी लिखने की कोशिश की क्योंकि वो क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज डिफाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर आपको बेनिफिट हो सकता है। तो पहले डिस्टिंग्विश की शुरुआत करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका थोड़ा सा टाइपो एरर है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं करेक्शन करके दे दूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेटिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे एस्पेक्ट पर ध्यान देता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पर ध्यान देता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यूनिट्स पर ध्यान देता है, वो एग्रीगेट यूनिट्स के लेवल पर स्टडी करता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, माइक्रोस, MIKROS, जिसका मतलब होता है स्मॉल। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टर्म विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आल्सो ग्रीक वर्ड, द वर्ड इज मैक्रोस, MAKROS, जिसका मतलब होता है लार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट यूजेस लंपिंग मेथड। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ, इट डील्स विद द प्राइस थियोरी, इट डील्स विद द इनकम थियोरी। ठीक है, सिंपल 4 पॉइंट मैंने दे दिए, एकदम सिंपल तरीके से आपका डिस्टिंग्विश हो जाने वाला है। Now move to next question. The next question is slicing method and lumping method. आपने ब्रेड देखा है? अब बेकरी में जाओगे तो आपको ब्रेड का एक पूरा बंच मिलता है, उसको अगर आप पूरा का पूरा लेकर जाओगे वो लंपिंग मेथड है। लेकिन जब आप उसको स्लाइस में कन्वर्ट करते हो तो इट इज स्लाइसिंग। मतलब आप जब खाना खाते हो तो आप किसी भी चीज को डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि वो लंपिंग इन नेचर होता है, आप उसको स्लाइस में कन्वर्ट करते हो, ब्रेड की स्लाइसेस में कन्वर्ट करते हो, वो स्लाइसिंग मेथड है। तो उसी तरीके से when the aggregate is divided into small units for the purpose of study of individual in depth, it is called as slicing method. जब पूरे एग्रीगेट यूनिट्स को डिटेल एनालाइज करने के लिए आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। लंपिंग मेथड क्या कहता है? when the economy is not split up into the small slices but is studied in a big lumps, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी को हमें एक साथ स्टडी करना है, when the method is adopted known as lumping method. Next, slicing method used by microeconomics, lumping method is used by macroeconomics. It gives warm eyes
व्यूज ऑफ द इकोनॉमीज एंड इट गिव्स बर्ड्स आईज व्यू ऑफ द। जब हम लोग बात करते हैं ना कि छोटे छोटे हिस्सों के बारे में एनालाइज करना, तो इट इज नोन एज वॉर्म आइज। छोटे छोटे अक्षर बोलते हैं ना, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करना, तो पूरी इकोनॉमी एक बर्ड व्यू है। बर्ड क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ता है तो वो क्या नीचे जमीन पर नजर रखता है, लेकिन अर्थवॉर्म जमीन पर रहता है, वो अंदर की काबिलियत को जानता है। उसी तरीके से डिटेल एनालिसिस की बात कर रहे हैं व्हेन, तो यहाँ पर जो अर्थवॉर्म या वॉर्म होता है वो एक डिटेल एनालिसिस डेप्थ नॉलेज की बात करता है, डेप्थ एनालिसिस की बात करता है, और बर्ड व्यू रखने वाले लोग सिर्फ एग्रीगेट ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। It studies in depth individual units like household farm, consumer, producer, individual wages, prices and income, particular commodity etc. जब हम डेप्थ एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की आती है, इंडिविजुअल फॉर्म, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इनकम, प्राइसेस, ये सब की बात आती है। लेकिन लंपिंग मेथड के अंदर इट स्टडीज द एग्रीगेट, सबकी बात करेंगे, जिसके अंदर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। आई होप आपको इसमें डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन partial equilibrium means an equilibrium derived by considering the effect of only two variables at a time, all the other variables are considered to be constant। मतलब जब हम सारे वेरिएबल्स में से सिर्फ दो वेरिएबल को कंसीडर करके एनालाइज करते हैं, बाकी के फैक्टर्स को सेम रखते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस और डिमांड दो ही चीजों को देखेंगे, बाकी की सारी चीजें सेम रखेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड सप्लाई, तो प्राइस और सप्लाई को, तो डिमांड को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम दो फैक्टर्स को देखते हैं, दो वेरिएबल्स को देखकर एनालाइज करते हैं, उसे पार्शियल कहा जाएगा। जनरल क्या कहता है, जनरल इक्विलिब्रियम मींस एन इक्विलिब्रियम व्हिच इज डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल्स एट अ टाइम। यहां पर जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर हम मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी एक टाइम पर मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम वेरिएबल्स को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, उस मेथड को कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल में टू वेरिएबल्स एट वन टाइम, यहां पे मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स एट अ मैक्सिमम टाइम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इट निग्लेक्ट्स द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस होता है उसको निग्लेक्ट, इग्नोर करने की काम करता है। और जनरल इक्विलिब्रियम क्या करता है, वेरिएबल्स के आसपास में जो दोनों वेरिएबल्स में जो इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने की क्वालिटी है, उसको कंसिडरेशन में लेता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पार्शियल। पार्शियल इक्विलिब्रियम कौन लेता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करता है। एंड जनरल इक्विलिब्रियम इज एनालिसिस बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड? Partial equilibrium, it studies the equilibrium position of the consumer, a firm, an industry and a market। तो भाई साहब, पार्शियल इक्विलिब्रियम कौन एनालिसिस को कौन अडॉप्ट करता है, तो ये कंज्यूमर, फर्म या इंडस्ट्री या मार्केट अडॉप्ट करता है। बट जनरल इक्विलिब्रियम इज अ स्टडी, इज अ पोजीशन वेयर द इकोनॉमी एज अ होल, यानी यहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ वन पोजीशन के तौर पर क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट और लेक्चर कंटेंट में फ्यूचर में भी लेकर आता रहूंगा। और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है थ्रू आउट दी पूरा का पूरा बीके। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश की, आप जाकर उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। ये आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ डिफाइन एंड कॉन्सेप्ट के लिए भी आता है। एंड ये क्वेश्चन करने पर आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के क्रैप करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब आप जब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, खाते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तो उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल।
यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन इज द फीलिंग ऑफ प्लेजर विच पर्सन एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग द कंजम्पशन। यानी किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद, किसी भी चीज का कंजम्पशन करने के बाद जो लेवल ऑफ प्लेजर मुझे मिलता है, जो लेवल ऑफ प्लेजर मुझे मिलता है, वो प्लेजर एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग को मैं कहूंगा सेटिस्फैक्शन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन, इट इज एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। मतलब किसी भी चीज के कंजम्पशन के लिए या किसी भी सर्विसेज को यूज करने के लिए आपके मन में यूटिलिटी सबसे पहले इनिशिएट करता है। यानी यूटिलिटी जो होती है वो किसी भी कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट होती है, बाद में वो सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होती है। And satisfaction is the end point of the consumption. Start with the utility, ends with the satisfaction. ठीक है, इस जब आपको किसी भी चीज को कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, वो आपका एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। आई होप इस डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्टिंग्विश में किसी डिस्टिंग में 2 पॉइंट 3 पॉइंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये 2 मार्क के डिस्टिंग्विश के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? यूटिलिटी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द शेप, साइज, कलर एटसेट्रा ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। हम ऐसा कह सकते हैं, जब आप किसी भी चीज का कंजम्पशन करने के लिए किसी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट का कन्वर्जन करते हैं, चाहे उसका आप साइज चेंज कीजिए, शेप चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, तो जब कंज्यूमर के कंजम्पशन के लायक या कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए किसी भी तरीके के प्रोडक्ट पर चेंजेस किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी इंक्रीज बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब जब मुझे उस चीज का सेटिस्फैक्शन उसके समय के हिसाब से मिलेगा। when the consumer gets the satisfaction by the consumption on a particular time period के हिसाब से मिलेगा, तो सर टाइम यूटिलिटी कहेंगे। जैसे फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल टू अनदर स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर आप चेंज करके उसको अनदर स्ट्रक्चर देते हैं, ताकि कंज्यूमर उस चीज को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, कंजम्पशन कर सके। टाइम में क्या होता है? टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे फर्नीचर ले लेते हैं फॉर्म यूटिलिटी के लिए, जहां पर आप पेड़ को काटोगे, पेड़ को काटने के बाद उसको प्लाईवुड में कन्वर्ट करना होगा, प्लाईवुड से आप उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करते हो, अल्टीमेटली कंज्यूमर इज यूजिंग फर्नीचर, तो वो फॉर्म यूटिलिटी होगा। सिंपल। अब मटर, आपने बीन्स का नाम सुना होगा, मटर का नाम सुना होगा, वहां वो आप एक पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल होता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे स्टोरेज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, ये वेयर हाउस में रखते हैं, तो वो थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? टाइम यूटिलिटी। सिंपल। नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। नेक्स्ट आपका डिस्टिंग्विश है। पहला, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, जो हमने पहले पढ़ा है। यूजफुलनेस क्या होता है? यूजफुलनेस इज अ क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बेनिफिटिंग अ कंज्यूमर इज कॉल्ड यूजफुलनेस। मैं जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जिस चीज को कंज्यूम कर रहा हूं, मैं उस चीज का, मुझे उससे बेनिफिट मिल रहा है क्या, वो बेनिफिट क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, वो मुझे पता। व्हेन द कंज्यूमर गेटिंग द क्वालिटी सेटिस्फैक्शन या क्वालिटी बेनिफिट फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूजफुलनेस। मुझे इस्तेमाल करने के बाद मुझे उसका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो भी क्वालिटेटिव बेसिस पर, तो उसे यूजफुलनेस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, A commodity possessing utility may not be possessing usefulness। जरूरी नहीं कि जो चीजों का आप इस्तेमाल करो वो आपको हमेशा यूजफुल ही लगे, आप उसका जस्ट काम चलाओ के तौर पे। जैसे हम लोगों को कभी कभी बहुत भूख लगती है, जैसे तो वहां हमें खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं यार हमारा घर अभी 3-4 घंटा बहुत दूर है और घर पर जाकर मैं भरपेट खाना खा लूंगा, 3-4 घंटे के लिए काम करता हूँ, चिट चैट क्या कर लेता हूँ, वड़ा पाव वगैरह खा के मैं अपना काम चला लेता हूँ। ये क्या है मेरा? ये जस्ट मेरा, बोलते हैं ना, यूजफुलनेस है। तो आप जो चीजों को कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये जरूरी नहीं, लेकिन आपका काम चल रहा है ना, तो हर चीज जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है,
वो यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन जो चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो यूजफुलनेस होगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन मिल भी सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं भी मिल सकता है। उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया, यूटिलिटी नहीं हुआ, तो हो सकता है वो सिर्फ काम चलाऊ हो। यूटिलिटी पोजेसिंग यूजफुल डेफिनेटली पोजेसेस यूटिलिटी, यानी यहाँ पर जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चीजों को हम कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी यूटिलिटी को पोज करने की कोशिश करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। टाइम हमने अभी पढ़ा था, प्लेस अभी नहीं पढ़ेंगे। When utility of a commodity increasing by storing and making it available during the time of a need, it is called as time utility. Time utility का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी commodity को स्टोर करके रखते हैं और उसका इस्तेमाल समय आने पर कर सके, उसे हम टाइम यूटिलिटी कहेंगे। जी, किसी भी चीज का स्टोरेज करना और उससे जब इस्तेमाल करने कहा जाए या जब इसका जरूरत है तब उसका इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी यूटिलिटी को हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। Place utility, when a change in the place of a commodity increases its utility, it is called as place utility. अब यहाँ पर हम सब जैसे कश्मीर के सेब की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं। कश्मीर का एप्पल हमारे मुंबई में अवेलेबल हो रहा है थ्रू द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इट गिव्स प्लेस यूटिलिटी। जब उसका मतलब मुझे उस चीज की सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, मुझे कश्मीर के सेब का सेटिस्फैक्शन लेने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, वो चीजें जब मुझे मुंबई में अवेलेबल की जा सकती है, तो इट गिव्स अ प्लेस यूटिलिटी। अंडरस्टूड? तो प्लेस के हिसाब से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो। सेकेंड, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। प्रोडक्शन करने से लेकर कंजम्पशन करने के बीच के समय पर जब हम किसी भी गुड्स को स्टोर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। सिंपल। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां से प्रोडक्ट बना वहां से लेके आपके दरवाजे तक कंजम्पशन करने तक जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का किया जाता है इस्तेमाल, उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वेयरहाउस आपका टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरिंग ऑफ मैंगोज टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लोकल मार्केट। हमारे पास मैंगोज हमने बनाए, उसको हम लोग ने स्टोर करके रखा है ताकि लोकल मार्केट तक हम क्या करें, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। और प्लेस यूटिलिटी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन मैंगोज फ्रॉम द फार्म टू द लोकल मार्केट। स्टोरेज, स्टोर करके रखना, वेयरहाउस में रखना, उसको हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। और ट्रांसपोर्टेशन करवाना, हम उसको कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर का, इसको किए बिना कहीं जाना नहीं। पहला, total utility refers to the aggregate of utility. Total utility refers to the aggregate of the utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed. And marginal utility is the additional utility derived by the consumer on consumption of an additional unit of a commodity. मतलब जब मैं पहली कमोडिटी कंज्यूम करूंगा तो इट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन, उस सेटिस्फैक्शन को मैंने दिया 10 पॉइंट। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 10 से शुरू हो गई। सेकेंड कंजम्पशन करने पर वो मेरा जो सेटिस्फैक्शन वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मेरा पेट भरेगा, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। 10 से मैंने 8 दिया, 8 से मैंने 6 किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल कंजम्पशन करने के बाद वो डिक्रीज होती है। बट टोटल यूटिलिटी पहला और दूसरे को ऐड करो, 10 + 8 18, तो एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम होगा, तो टोटल यूटिलिटी इट गोज ऑन इंक्रीजिंग at a certain level तक, and marginal utility it goes on diminishing, वो जाते रहता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी बढ़ता है लेकिन कौन से रेट से, डिमिनिशिंग, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे गिरते रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ ही जाता है। At the point of satiety, utility is maximum. Total utility एक maximum point पर जाके ऐसा स्टेबल हो जाएगा, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिटी।
एंड जब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आएगा तो उसके नीचे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो जीरो लेवल पर होगा। कौन से लेवल पर? जीरो। उसके बाद टोटल यूटिलिटी इसके बाद गिरना शुरू होता है, तो जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव। अगर आपको याद नहीं है तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाकर अच्छे से देखो, आपको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएगा। इसीलिए टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो भी हो सकता है। जब तक ऊपर जा रहा है टोटल यूटिलिटी तब तक वो पॉजिटिव है। जैसे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ गया ये भाई साहब जीरो पे चले जाएंगे, और जैसे टोटल यूटिलिटी नीचे गिरेगा वैसे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव की तरफ जाता है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3A करने वाले हैं। इसके पहले के दो वीडियो में हमने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी देखा हुआ है। तो 3A के अंदर हम चेक करेंगे डिमांड एनालिसिस के अंदर कौन कौन से डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की कंटेंट फ्यूचर में भी आते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी वहां पर अवेलेबल है। और अगर आपने अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस शुरू करनी है तो उसका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा कर रखा हुआ, आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग पहले बात करेंगे फर्स्ट डिस्टिंग्विश की, दैट इज डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। सर ये डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? When the demand for a commodity which directly satisfied wants of a consumer is called as direct demand। मतलब मैं जिस commodity की डिमांड कर रहा हूं वो डायरेक्टली मुझे सेटिस्फाई करने की काम मदद कर रहा है या कर रहा है तो उसे हम डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। बट इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? द डिमांड फॉर अ गुड्स विच आर नीडेड in order to produce finished goods is called as indirect demand। मतलब ऐसे गुड्स की डिमांड करना जो हमें जरूरत है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, उसको हम इनडायरेक्ट डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, आपके घर में फर्नीचर होगा, फर्नीचर आपकी डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन उस फर्नीचर को बनाने के लिए आपको प्लाईवुड चाहिए और प्लाईवुड बनने के लिए आपको पेड़ चाहिए, तो ये इनडायरेक्ट डिमांड का चेन है। और हमें जो फर्नीचर चाहिए वो डायरेक्ट डिमांड की चेन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल फिनिश गुड्स और कंजम्पशन गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। जो भी चीज हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, फिनिश गुड्स जिसे हमें कहते हैं, वो सबकी सब चीजें डायरेक्ट डिमांड के दायरे में आती है। लेकिन इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। अब यहां पर आपको इनडायरेक्ट डिमांड की जगह पे डिराइव्ड डिमांड कहेगा तो भी आपको यही आंसर लिखना है। अब ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स के डिमांड को आप इनडायरेक्ट डिमांड कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू डिमांड फॉर अ फूड, क्लॉथ, हाउस, इट इज अ डायरेक्ट डिमांड। But if you demand for land, labor, capital, it is a indirect demand। I hope आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पोजिट डिमांड। इस जॉइंट डिमांड को आप कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हो। जॉइंट डिमांड क्या होता है? When 2 or more goods are demanded jointly to satisfy one single want, it is known as joint or complementary demand। मतलब आप किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मोर देन 1 कमोडिटी, मोर देन 2 कमोडिटी एट अ वन टाइम ऑर्डर करते हो, डिमांड करते हो, उसे आप कहते हो जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अंडरस्टूड? कंपोजिट डिमांड मतलब क्या? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी टू सेवरल यूसेज इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। मतलब आप जिस चीज की डिमांड कर रहे हो वो कमोडिटी आपको एक से ज्यादा चीजों पर इस्तेमाल करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे आप कंपोजिट डिमांड कहते हो। सिंपल। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के तौर पे कार और पेट्रोल। व्हेन यू आर गोइंग टू डिमांड फॉर अ कार, आपको इनडायरेक्टली पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ने ही वाली है। जब आप पेन की बात करोगे तो आपको रिफिल की रिक्वायरमेंट है। जब आप मोबाइल की बात करो तो आपको चार्जर की रिक्वायरमेंट होने ही वाली है। बट कंपोजिट डिमांड में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी।
आप अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल की बात करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सिंपल मतलब है आप इलेक्ट्रिसिटी लोगे, उससे आप टीवी भी देखोगे, वॉशिंग मशीन भी चलाओगे, आप फ्रिज भी चलाओगे, एयर कंडीशन भी चलाओगे, अपनी बाकी की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की नीड कंप्लीट करो, ताकि आपको फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब जब हम किसी भी तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और वो डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो उस डिमांड को हम रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। दैट इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर्स। यानी अगर किसी भी चीज के प्राइस में अगर चेंजेस होती है, तो वहां पर हमारे डिमांड पर भी उसका फर्क पड़ सकता है। कंपोजिट डिमांड में क्या होता है? द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हैविंग कंपोजिट डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक, चेंजेस विद द प्राइस। इफ द प्राइस चेंजेस, बाकी के चीजों पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कंपोजिट में रिलेटिवली इनइलास्टिक। चेंज इन द प्राइस विल नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यहां पर अगर प्राइस में चेंज भी हो जाएगा तो भी आप उसके डिमांड को करने ही वाले हो, बिकॉज ये आपको मोर देन वन कमोडिटी को कंज्यूम करने का सेटिस्फैक्शन एट अ वन टाइम देता है। आई होप आपको इस डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है डायग्राम, मतलब आपको एक डेटा दिया जाएगा या आपको वो डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसका डायग्राम नहीं बनाना है, आपको उसका सिर्फ टेबल ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, individual demand schedule is a tabular representation of a quantity of a goods demanded by an individual consumer at a different prices during a given period of time। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कमोडिटी की डिमांड करता है एट ए डिफरेंट प्राइस, और उसी को हम जब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एक साथ आते हैं, एक साथ उसको कलेक्टिवली किया जाता था, वो मार्केट बन जाएगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स एट ए डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रेजेंट मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड दिखाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल मार्केट डिमांड दिखाएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज रिलेटिवली स्टीपर, मार्केट डिमांड कर्व इज रिलेटिवली फ्लैटर। ठीक है, तीन डिस्टिंग्विश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद होगा आपको, मैंने डेली टारगेट सीरीज में एक क्वेश्चन दिया था। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ राइज इन द डिमांड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस कम हुआ इसीलिए डिमांड बढ़ गया, इसको कहते हैं एक्सपांशन, डिमांड बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का कम होना। कब होगा? व्हेन द प्राइसेस गेट्स राइज। Contraction of demand refers to a fall in the demand due to rise in the price. Price बढ़ा, डिमांड कम हुआ, contraction. प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। Expansion of demand takes place solely due to fall in price, all of the factor remaining same। हम इसके यहां पर जब बात करेंगे तो सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगा, बाकी के फैक्टर्स सेम। और यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस सोली ड्यू टू द राइज इन द प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, कांस्टेंट। यहां पर भी प्राइसेस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, बाकी के फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज शोन बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। आप डायग्राम देख रहे होंगे, आप डायग्राम में देखो ए टू बी की तरफ जा रहा है, ए टू बी की तरफ जा रहा है, तो ए टू बी एक्सपांशन ऑफ डिमांड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में देखोगे तो डिमांड कर्व इज शोन अपवर्ड मूवमेंट। यहां पर अगर आप देखो तो बी टू ए की तरफ जा रहा है, बी टू ए की तरफ जा रहा है, बी टू ए की तरफ जा रहा है, ए टू बी की तरफ आ रहा है, ए टू बी टू एक्सपांशन, बी से ए की तरफ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद
इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. When more quantity is demanded than before the same price, it is called increase in demand. मतलब आपको ज्यादा क्वांटिटी डिमांड की जा रही है बिफोर एट द सेम प्राइस, मतलब यहां पर प्राइसेस के फैक्टर्स को ऑलमोस्ट सेम रखा गया है. प्राइसेस रिमेन्स सेम, क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, प्राइस सेम है, डिमांड ज्यादा है, इंक्रीज इन डिमांड. यहां पर when less quantity is demanded, when the price is same, price same है but quantity यहां पर हमने कम डिमांड की है, इसको कहेंगे decrease in price, sorry demand. Price same, price is same, quantity ज्यादा डिमांड करोगे increase in demand, quantity less डिमांड करोगे decrease in demand. Increase in demand takes place due to favorable changes in factors other than price like fashion, income, taxation policy, advertisement etc. मतलब यहां पर हम प्राइसेस को सेम रख रहे हैं, बाकी के फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है. और यहां पर सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे ऐसा नहीं है, यहां पे प्राइसेस को सेम रखा है, सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, कम हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज में डिमांड बढ़ रहा है, डिक्रीज में डिमांड कम हो रहा है, दोनों में क्या चेंजेस है, प्राइस रिमेन सेम, अदर फैक्टर्स विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिमांड. एन इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू राइट. और डिक्रीज में हम क्या दिखाते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है शिफ्ट टू लेफ्ट, वहां पे राइट, यहां पर लेफ्ट, यहां पे राइट, यहां पे लेफ्ट. उसके बाद डिमांड कर्व आप देखोगे, डिमांड कर्व जब बनाओगे वहां पर देखो, डिमांड कर्व जब बना रहे हो तो वहां पे ए से लेके बी की तरफ आ रहा है, बट जब आप डिक्रीज इन डिमांड देखोगे तो वो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड. क्या कहेंगे हम लोग, डिक्रीज इन डिमांड. आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफीरियर गुड्स एंड सुपेरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स एंड सुपेरियर गुड्स. Goods with a low quality of is considered as inferior goods. Goods of high quality is considered as superior. जिसकी क्वालिटी अव्वल दर्जे के टॉप क्वालिटी, इसको बोलेंगे सुपेरियर. जिसकी क्वालिटी थर्ड क्लास, जिसको आप पसंद भी नहीं करते, वो हो गया inferior goods. Inferior goods generally used by poor people. जो गरीब होते हैं वो लोग ज्यादातर इंफीरियर गुड्स में डील करते हैं, बट सुपेरियर गुड्स आर जनरली यूज्ड बाय अपर मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल और रिच पीपल. ठीक है, सुपेरियर अच्छी क्वालिटी का आप कमा रहे हो, खा रहे हो, तो आपको लगता है मैं जो भी कंजम्पशन करो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आप लोग सुपेरियर गुड्स में डील करना पसंद करते हो. नेक्स्ट देखते हैं, डिजायर एंड डिमांड. डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर रिफर टू अ मेयर विश टू ऑफ अ पर्सन टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी. मेरे मन में इच्छा है मेरे पास BMW हो, ये मेरी डिजायर है. ठीक है, लेकिन डिमांड कहता है, डिमांड इज बैक्ड बाय, ठीक है, डिमांड क्या कहता है, डिमांड रिफर्स टू अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. मेरे मन में इच्छा है कि मेरे पास मर्सिडीज या BMW हो, वो मेरी डिजायर है, लेकिन क्या मुझे मेरे पास वो उस पर्टिकुलर BMW की वैल्यू पे करने के लिए मेरे पास पैसे है क्या? अगर आपके पास पैसे है, एबिलिटी टू पे एंड यू आर ऑल्सो विलिंग टू बाय, सो आपकी डिमांड फुलफिल हो सकती है. डिजायर मतलब इच्छा रखना. इच्छा पूरी कब हो सकती है, जब आपके पास देने के लिए पैसा हो और खरीदने की आपूर्ति हो, यानी विलिंगनेस हो, तब. डिजायर हैज नो रिलेशन विद द प्राइस एंड प्लेस एंड टाइम. मेरा मन कर काश मैं लद्दाख जाता, मेरे डिजायर है मैं लद्दाख जाऊं, टाइम वो प्लेस से बिलोंग करता है. काश मैं आज भी बच्चा ही होता, ये क्या हो गया, टाइम. मेरी डिजायर वो है. ठीक है, मेरा काश मेरे पास भी, तो वो प्राइस है. तो डिजायर का किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं है. इच्छा है, मन है, कहीं भी जा सकता है, वो टाइम में जा सकता है, वो किसी भी जगह पर जा सकता है, कोई भी प्राइस पर उसका दिल लग सकता है. लेकिन डिमांड कहता है कि भाई हर चीज का, हर डिजायर का एक प्राइस होना. अगर वो प्राइस आप पे कर सकते हो, विलिंग कर सकते हो, तो भाई उस पर्टिकुलर चीज में प्राइस, प्लेस और टाइम तीनों को देखा जाता है डिमांड फुलफिल करने के टाइम पर. चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिस्टिंग्विश को. यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम 8 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू. रीजन इसका क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन तो आपने किया होगा, नहीं किया है, जल्द से जल्द कर लो. ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब आप बात करते हो तो उसमें टोटल 5 टाइप्स है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 5 में से किसी एक का डिस्टिंग्विश जरूर बनाकर पूछा जाता है बोर्ड्स में। अगर बोर्ड्स में इनका डिस्टिंग्विश नहीं आया तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। So without wasting time, we are going to start with the next chapter, that is elasticity of demand. पहला डिस्टिंग्विश कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स है। पहला प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा क्रॉस। प्राइस डील्स विथ प्राइस, income deals with income, cross deals with price of a one commodity to the demand of a second commodity। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे प्राइस की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज refers to the proportionate or a percentage change in the quantity of a commodity to the percentage or proportionate change in the price। मतलब मेरे डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज होगा upon 2% change in price of a commodity। price changes, demand changes। डिमांड जो परसेंटेज पे चेंज होगा वही परसेंटेज के हिसाब से प्राइस में भी चेंजेस होगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ प्राइस, तो इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम क्या कहता है? इनकम इलास्टिसिटी रिफर्स टू proportionate of percentage change in quantity demanded of a commodity due to the proportionate of percentage change in the income। वहां पर प्राइस की बात कर रहा था, ये कहता है कि भाई साहब आपके डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज होगा ना उसका प्रोपोर्शनेट चेंज, हम यहां पर इनकम की बात करेंगे। चेंज इन इनकम, डिमांड चेंज हुआ प्राइस चेंज होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो भाई साहब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी हेल्प्स टू मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी मदद करता है किसमें? आपको डिमांड में जितनी परसेंटेज पर चेंज हुई है टू आपको देखा जाएगा कि कितना परसेंटेज प्राइस चेंज हुआ है। मतलब आपको रिस्पॉन्सिव चेक करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है कि प्राइस के कितने परसेंटेज बढ़ने पर उसका डिमांड कितना अफेक्ट हुआ है। मतलब किसी कमोडिटी का प्राइस 10% बढ़ गया तो डिमांड कितने परसेंटेज से कम या ज्यादा हो रहा है वो चेक करना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम है। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी मदद करता है, हेल्प्स टू मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम। मतलब हम यहां पर किसकी बात करेंगे? हम यहां पर डिमांड की बात करेंगे, बट यहां पर डिमांड के कम ज्यादा होने के चांसेस उसके कंज्यूमर के इनकम पर डिपेंडेड है। मतलब यहां पर हम इनकम की बात करेंगे, वहां पर हम प्राइसेस की बात करेंगे। There are 5 types of elasticity of demand: perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic, relatively inelastic। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ED is equal to percentage change in quantity demanded of a commodity divided by percentage change in price, जिसको हम डेल्टा ट्राइंगल के शेप में दिखाने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम की बात करते हैं। इनकम क्या कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। जीरो इनकम, पॉजिटिव इनकम, नेगेटिव इनकम। ये क्या कहता है? चेंज परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम। ठीक है, आपको इनकम को Y से दिखाना है सिंपल, और क्वांटिटी को Q से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम Y। सिंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। ऐसा देखा जाए तो टोटल 4 पॉइंट हो गए। यहां पर टाइप्स वाला पार्ट तीसरा हो जाएगा और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आप फोर्थ वाला पॉइंट अडॉप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे ये क्वेश्चन उसी की तरह से रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक भी पूछा जा सकता है। व्हेन स्लाइट
or zero change in the price brings about infinite change in quantity demanded, it is called perfectly elastic demand. मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है या थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट उस वजह से डिमांड के अंदर कुछ ज्यादा ही चेंजेस होते हैं. ऐसा कह सकते हैं देर इज नो चेंज इन प्राइस बट चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक. इन इलास्टिक क्या कहता है? रेंटिंग in the price of a commodity has no effect of quantity demanded of a commodity, it is मतलब यहां पर प्राइजेस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है. पहले वाले में क्या हो रहा था? प्राइस रिमेन कांस्टेंट, डिमांड गेट्स चेंजेस. सेकेंड वाले में डिमांड गेट्स रिमेन द कांस्टेंट, प्राइस गेट्स चेंजेस. द वैल्यू ऑफ ईडी, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट और वहां पर ईडी इज इक्वल टू 0. The demand curve is horizontal to straight line parallel to x axis और inelastic में parallel to y axis. Example, it is only theoretical possibility और यहाँ पर it is practically possible in salt cases, medicine और water के cases में inelasticity adopt करती है, यानी price perfectly inelastic demand salt, water और medicine के केस में अप्लाई होता है. बट यहां पर देखो प्राइस डिमांड कम ज्यादा हो सकता है बट प्राइसेस ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो, प्राइस तो चेंज हो सकता है. एग्जाम्पल डायग्राम आप देख रहे हो तो वहां पे डायग्राम देखो, वहां पर पैरेलल टू क्या बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस आपका ऐसा है, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका ऐसा है, उसके ऊपर आपका क्या हो रहा है? सेम है. और यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आपका ऐसा होता है, उसके पैरेलल में आपका डिमांड दिया है, तो इसको इनइलास्टिक बोलेंगे. क्लियर? हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे. इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर 1, 2, 3A, 3B कवर किया है, तो अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस. अब आपको मैं बता दूं कि सप्लाई एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रिब्यूश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है. तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें. प्लीज डू नॉट डाउनलोड इट, इससे हमें रीच नहीं मिलती, जिस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो सजेशन में नहीं जाता है. तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक जरूर देखें. वीडियो कभी भी डिलीट इस चैनल से नहीं होने वाली, तो उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए. आप जब चाहे तब आकर उसको आप एंजॉय कर सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. डिमांड का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, डिमांड रिफर्स टू डिजाइन विच इज एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय. तो डिमांड कर्व कहता है डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. तो उसी तरीके से सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल. डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सप्लाई कर्व सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. सिंपल सी बात है सर. शेड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्म, टेबल हम बनाते हैं मालूम है, उसी को बोलते हैं. डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस और डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स. क्यों? व्हेन द प्राइस गेट्स राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन द प्राइस गेट्स फॉल डिमांड राइजेस. इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है. सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप बिकॉज इट हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस. प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा, तो उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, देख रहे होगे डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट. एंड सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, देख रहे हो आप, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सिंपल. आपने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट, स्टॉक एंड सप्लाई. Stock is a total quantity of a goods available for sale with the seller at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के पास सप्लायर के पास जो क्वांटिटी बेचने के लिए रखी गई है उसे हम स्टॉक कहते हैं. सप्लाई मतलब सप्लाई रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स दैट द सेलर इज एबल
and willing to offer for sale at a particular price during a certain period of time। मतलब यहां पर सेलर कितना क्वांटिटी बेचना चाहता है या कंज्यूमर की डिमांड पर वो कितना क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है, विच इज बेस्ड ऑन हिज स्टॉक। उसका स्टॉक सफिशिएंट है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। विलिंग टू सेल, सेल करना चाहता है, बेच सकता है, ऑफर टू सेल, बेच रहा है, उसको हम कहते हैं सप्लाई। वो जितना क्वांटिटी बेचेगा, जितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। स्टॉक इज आउटकम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के बाद आपका क्या मिलेगा, स्टॉक मिलेगा। सप्लाई इज डिराइव आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक से क्या बनता है, सप्लाई। एक एग्जांपल के तौर पे मिठाई वाला अगर आपने देखा रहेगा तो मिठाई वाला क्या करता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो उसके रसोई से मिठाई बनकर आती है वो दुकान में सजती है, जो रसोई से मिठाई बन के निकली वो प्रोडक्शन है, जो दुकान के काउंटर पे लगी वो उसका स्टॉक है। आपने जाकर डिमांड किया, उसने उतना आपको दे दिया, वो हो गई आपकी सप्लाई। स्टॉक कैन बी इंक्रीज इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, वो चाहे तो प्रोडक्शन बढ़ गया तो स्टॉक भी बढ़ सकता है। मिठाई का जब सीजन आता है, जब कोई भी फेस्टिवल का सीजन आता है तो देखो कोई भी मिठाई वाला अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, प्राइसेस बढ़ा सकता है, प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है ताकि वो ज्यादा सप्लाई करे। तो इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस स्टॉक ऑल्सो इंक्रीजेस। सप्लाई कैन बी इंक्रीज इफ स्टॉक इज इंक्रीज, अगर स्टॉक बढ़ा है तो सप्लाई भी वो ज्यादा करने की कोशिश करता है। स्टॉक इज जनरली मोर देन सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई में ज्यादा बड़ा क्या रहता है, स्टॉक बड़ा होता है, और सप्लाई जो होता है वो कैन बी इक्वल टू सप्लाई और लेस देन सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में स्टॉक बड़ा होगा, सप्लाई कम होगा। सप्लाई बराबर हो सकता है, क्योंकि मान लो कि मिठाई वाले ने 5 किलो काजू कतरी रखी है और आप पास हो गए, पास होने के बाद आपने बोला आशीष सर को हम लोग काजू कतरी देते हैं, आपने दुकान पे गए 5 किलो मांगा, उसके पास 5 किलो था, तो स्टॉक और सप्लाई यहां पर क्या हो गया, सेम हो गया। आपने 1 किलो मांगा तो 5 किलो स्टॉक है, 1 किलो सप्लाई, तो इट कैन बी लेस देन स्टॉक और इक्वल टू स्टॉक। आप 10 किलो मांगोगे, है 5 किलो, 10 किलो नहीं दे सकता ना, 5 ही दे सकता है, तो स्टॉक कैन नॉट बी ग्रेटर देन सप्लाई, सॉरी सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक, सप्लाई आपका स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट नॉट एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस एंड टाइम, स्टॉक जो होता है प्राइस और टाइम से रिलेटेड नहीं रहता। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेटेड टू टाइम एंड टाइम। देखो मिठाई की दुकान पर भी एक्सपायरी भी एक्सपायर हो गया तो स्टॉक रख के करेगा क्या, उसको तो निकालना ही पड़ेगा, आपको एक्सपायरी करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि जो स्टॉक और सप्लाई दोनों में क्या फर्क है, स्टॉक जो होता है इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्राइस एंड टाइम, सप्लाई इज रिलेटेड विद प्राइस एंड टाइम। डिफिकल्टी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हमने डिमांड में भी पढ़ा था, अब ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमारा सप्लाई। तो सीधे याद रखो, डिमांड आपको याद है तो आपको सप्लाई में दिक्कत नहीं है कि डिमांड हटाओ सप्लाई लगाओ, डिमांड हटाओ सप्लाई लगाओ, शॉर्टकट। लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ गया, वहां पर क्या था, प्राइस कम हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द फॉल इन प्राइस। प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गया। इफ द क्वांटिटी इंक्रीज, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, एक्सपांशन। प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन। Expansion in supply takes place only due to the rise in price. All the factors remain constant. सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे, सिर्फ प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है, ऑल द फैक्टर्स रिमेन सेम, इफ द प्राइसेस गेट्स लो, प्राइसेस गिरता है तो ही सप्लाई गिरेगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इट इज सीन बाय अपवर्ड मूवमेंट, आप देख रहे हो एम से एन की तरफ आ रहा है, एम से एन की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड मूवमेंट एक्सपांशन। सेम डाउनवर्ड, एन से एम की तरफ आ रहा है, एन से एम की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। डिफिकल्टीज में, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। व्हेन more quantity supplied at a same price, it is called as increase in supply. Price same है, supply ज्यादा, increase.
price same है, supply less, decrease in supply. When less quantity supplied at a same price is called as decrease in supply. Same price ज्यादा supply करो, increase. Same price कम supply किया, decrease. Increase of supply takes place due to the favorable change in the other factors than price. The price of the commodity remain the same. मतलब यहाँ पे price same है, बट बाकी के जो फैक्टर्स है वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए सप्लाई चेंज हो रहा है. सेम यहां पर भी है, प्राइसेस रिमेन द सेम, अदर फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस दिस सप्लाई. सप्लाई बढ़ गया तो इंक्रीज में आ जाएगा, सप्लाई कम होगा तो डिक्रीज. अदर फैक्टर्स वुड फ्लक्चुएट द सप्लाई. अदर फैक्टर्स सप्लाई को फ्लक्चुएशन करने का काम करते हैं, बट वो फैक्टर्स में प्राइस नहीं आता. इंक्रीज इन सप्लाई शोन बाय द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर आप सप्लाई कर्व देख रहे हो तो एमएस से वो एनएस की तरफ आ रहा है, एमएस से वो एनएस की तरफ आ रहा है, एमएस से वो एनएस की तरफ आ रहा है. इंक्रीज. डिक्रीज में ऐसा नहीं है, ये आपका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है. देखो एम से वो एन की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है. एमएस से वो एन की तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है. तो यहां पर वो कहां पे, लेफ्ट टू राइट. इंक्रीज में वो लेफ्ट टू राइट हो रहा था और डिक्रीज में वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है. आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. टोटल कॉस्ट, पहला, टोटल कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट इनकर्ड बाय फर्म ऑन अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटर. ये चार फैक्टर्स के ऊपर जो हमने खर्चे किए उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट. इट इज अ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस. यहां पर मैंने माल बेचा, मैंने माल टोटल जितना भी सामान था उतना बेचने का मुझे क्या मिला, पैसा मिला, तो इसको बोलेंगे टोटल रेवेन्यू. Total cost is the total expenditure of the firm. Total revenue is the total income of the firm. कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम मतलब पैसा आ रहा है. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल. रेवेन्यू कॉस्ट क्या कहता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी. डिफिकल्टी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके अंदर आपने अलग अलग टाइप के मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ है. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, उसी के साथ साथ ओलिगोपोली. ये सारे डिस्टिंग जो क्वेश्चंस आपने पढ़े वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो डिस्टिंग्विश है इसमें से एक डिस्टिंग्विश पूछा जाता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे. तो इस चैप्टर के अंदर के डिस्टिंग्विश हम लोग करने वाले हैं. उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते होंगे. अगर नहीं देखते और देखने से पहले ही आप डाउनलोड कर लेते हो तो भाई साहब आप लोगों से गुजारिश है ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे इस चैनल की रीच रुक जाएगी और ये चैनल आगे बच्चों को प्रमोट नहीं करता यूट्यूब. तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल की रीच मत रोकिए. ये वीडियोस कभी भी डिलीट नहीं होने वाले. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी अपने इस चैनल पर शिरकत करके आप उसको देख सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है. और आप अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको डेली एमसीक्यूज के साथ साथ डेली लेक्चर्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे. साथ ही साथ आपको जो भी नोट्स यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे नोट्स भी आपको वहां पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे. तो इसी के साथ साथ हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के डिस्टिंग्विश की. सबसे पहला डिस्टिंग्विश हम लोग लेना चाहेंगे लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड. ये लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड होता क्या है. शॉर्ट पीरियड मतलब जिस मार्केट की उम्र, मार्केट की बात करेंगे तो हम लोग मार्केट की बात करें. शॉर्ट पीरियड रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर. ऐसा टाइम पीरियड जो 1 साल से अंदर हो. अगर ये 1 साल के ऊपर गया ना तो ये लॉन्ग पीरियड बन जाएगा. लेकिन ये लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग, ये लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, यानी अप टू 5 इयर्स. तो लॉन्ग पीरियड ज्यादातर कितना 1 से 5 सालों का होता है. शॉर्ट पीरियड लेस देन 12 मंथ्स. Next, during a short period, firms can only make adjustment in input like labor to increase the supply of the goods and services marginally. Short period के अंदर जो firms होती है वो internally या firm के basis पर adjustment करती है. किसके लिए, लेबर्स के लिए, ताकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज कर सके मार्जिनल बेसिस पर.
बट लॉन्ग पीरियड में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग पीरियड के अंदर फर्म्स आर मेकिंग एडजस्टमेंट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सब्सटेंशियली। मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आप सिर्फ लेबर में एडजस्टमेंट करना पसंद करते हो, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों में आप एडजस्टमेंट करना पसंद करते हो। शॉर्ट पीरियड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर मोरली लाइकली टू बी फिक्स। मतलब यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड करते हैं वो एक तरीके से फिक्स्ड होता है। सेम लॉन्ग पीरियड में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल, क्योंकि हम लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई कि हमें कितना सप्लाई, इफ वी वांट टू सप्लाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज तो भाई साहब हम अपने जो भी फैक्टर्स है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको इस कोई डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स dealing in homogeneous goods to large number of buyers at a uniform price without government intervention। मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होमोजीनियस गुड्स में डील करते हैं, किसको? टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एट ए यूनिफॉर्म प्राइस, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। डिफिकल्टी मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ मार्केट वेयर सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल सेलर और अ प्रोड्यूसर, दैट इज मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली के अंदर कितना माल सप्लाई करना है ये किसके ऊपर डिपेंड है? सिंगल सेलर। मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। उस पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक ही सेलर उस पूरे मार्केट के सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं। डिफिकल्टी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली देर आर ओनली वन सेलर। The products are sold homogeneous। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं। मोनोपोली द प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सप्लायर की मर्जी, वो क्या सप्लाई करना चाहता है, कितना सप्लाई करना चाहता है और कैसे सप्लाई करना चाहता है। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बट मोनोपोलिस्ट में देयर आर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बट मोनोपोली में देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, वो किसी और को आने देता नहीं है, क्योंकि उसका कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। कंपटीशन खड़ा हो जाएगा तो वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द सेलर एंड बायर्स आर द प्राइस टेकर्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है, इसीलिए जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं। दे आर नॉट द प्राइस मेकर, दे आर द प्राइस टेकर्स, लेते हैं। बट मोनोपोली द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय सेलर। कितना लेना है, कैसा लेना है, वो खुद कौन डिसाइड करता है? सेलर डिसाइड करता है। ही इज अ प्राइस मेकर एंड द बायर आर द प्राइस टेकर्स। जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर है। किसी कमोडिटी पर 2 रुपया ज्यादा लेना, 3 लेना, 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा लेना, वो सेलर खुद डिसाइड करता है। एंड बायर को वो प्राइस पे करना ही पड़ता है, बिकॉज ही इज द प्राइस टेकर, सेलर इज अ प्राइस मेकर। डिफिकल्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Monopoly refers to the form of a market where the supply of a commodity is under the control of a single seller or a producer। Monopoly एक ऐसा मार्केट कंडीशन होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा मार्केट एक ही पर्टिकुलर पर्सन के इर्द गिर्द घूमता है। एक ही पर्टिकुलर पर्सन पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, जिसे हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं, सिंगल सेलर कहते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर कहते हैं। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। Monopolistic competition refers to a competition among a large number of a seller producing the close but not perfect substitute।
मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक इस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर या कंपटीशन है जिसके अंदर सेलर्स बहुत सारे हैं, दे आर द प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट विच आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट बट दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सिंपल। Monopoly, there is a single seller. Monopoly, there are fairly large number of seller, but not as large as perfect competition. Monopolistic competition में seller ज्यादा होते हैं, but perfect के comparison में कम होते हैं। The monopoly, the product sold in a monopoly has no close substitute. मतलब मोनोपोली के अंदर जो भी प्रोडक्ट पे डील किया जाता है उसके सब्स्टिट्यूट क्लोज नहीं होते। मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं है। द प्रोडक्ट सोल्ड आर डिफरेंशिएटेड बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है लेकिन एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। मोनोपोली, देर आर बैरियर्स टू एंट्री, लोगों के आने में, लोगों के मार्केट में एंटर करने पर पाबंदियां होती है, बट मोनोपोलिस्टिक में देर इज नो बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है, कोई भी आ सकता है, बिजनेस कर सकता है। लिखने वाले चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंडेक्स नंबर के डिस्टिंग्विश। अब आप लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आए, चैनल पे पहली बार शिरकत कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरीके के लेक्चर वीडियो के लिए चैनल पे जरूर बने रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कृपया करके प्लीज किसी भी तरीके की वीडियो को आप डाउनलोड ना कीजिए क्योंकि इससे यूट्यूब हमारे वीडियोस को रीच नहीं देता और नए स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं। तो नए स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचाने में आप मदद कीजिए, दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पर डेली एमसीक्यूज के साथ साथ जो भी नोट्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़े रहोगे और आने वाली टाइम पर आपके एग्जामिनेशन में फोकस भी करोगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्या चीजें दी गई है इंडेक्स नंबर के अंदर। सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर में डिस्टिंग्विश है। अब आपको समझना पड़ेगा ये इंडेक्स नंबर पहले है क्या। Index number is a calculation between two different prices, two different quantities, यानी it is a calculation between two different periods. It is a calculation between two different periods. अब आप उसमें प्राइस भी ला सकते हो, आप उसमें क्वांटिटी भी ला सकते हो, आप उसमें वेटेड भी ला सकते हो, लेकिन यहां पर दो डिफरेंट क्राइटेरियाज के, दो डिफरेंट पीरियड के बीच में कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें से एक आपका बेस ईयर होगा और एक आपका करंट ईयर होगा। मान लो 2010 और 2020 के बीच में डेटा में मुझे कंपैरिजन करना है तो 2010 और 2020 में 2010 विल बी माय बेस ईयर and 2020 will be my current year, ठीक है। तो simple index number is a method of constructing index number in which every commodity is given equal importance। यहां पर हम जितनी भी commodities available है हम उसे बराबर का वेटेज दे रहे हैं, बराबर की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट वेटेड इंडेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता। वेटेड इंडेक्स नंबर इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इन विच सुटेबल वेट्स आर असाइन टू वेरियस कमोडिटीज। अलग अलग कमोडिटीज को अलग अलग वेट्स से रिकॉग्नाइज किया सकता है या सुटेबल वेट उसे दिए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। सिंपल इंडेक्स पे हर कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। वेटेड इंडेक्स में हर कमोडिटीज की डिफरेंट डिफरेंट वेटेड क्राइटेरियाज होती है, उसको सुटेबल वेट्स दिए जाते हैं, यानी हर कमोडिटी को वेट वाइज प्रायोरिटी या प्रेस्टीज दिया जाता है। सिंपल इंडेक्स नंबर इज अ मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। यानी सिंपल इंडेक्स नंबर का आप इस्तेमाल प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हो। बट वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन प्राइस इंडेक्स एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर का आप इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर में आप कर सकते हो। सिंपल इंडेक्स नंबर इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। सबसे इजी तरीका क्या होता है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का? सिंपल इंडेक्स नंबर।
और वेटेड इंडेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा बोलते हैं ना आप, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी कमोडिटी को वेटेज दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये रिलेटिवली एज कंपेयर टू सिंपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। डिफिकल्टी, मैं फिर से कह रहा हूं, सिंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स नंबर दोनों में क्या डिस्टेंस है? सर सिंपल इंडेक्स नंबर के में हर वैल्यू सबको एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर कमोडिटीज को, बट वेटेड इंडेक्स में हर एक को एक अलग सी वैल्यूज है। ठीक है, यहां पर सारी कमोडिटीज को अगर सेम वैल्यू दी जाए तो सिंपल इंडेक्स, सारी कमोडिटीज को अलग अलग वेटेज दिया जा रहा है तो उसे वेटेड एवरेज कहा जाएगा। सिंपल इंडेक्स हम लोग प्राइस इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स और अपना वैल्यू इंडेक्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वेटेड इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ प्राइस और स्पेशल पर्पस में काम आता है। सबसे इजी क्या है? सिंपल इंडेक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या है? वेटेड इंडेक्स। आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, नाम से पता होना चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी। अब यहां पर इंडेक्स नंबर की जो हम लोग बात करेंगे, क्या दे रहा है? प्राइस इंडेक्स इंश्योर्स या मेजर्स द जनरल चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइजेस ऑफ गुड्स, यानी प्राइस के लेवल पर क्या हो रही है? चेंजेस हो रहे हैं, जनरल चेंजेस। जनरल चेंजेस इन व्हाट? जनरल चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ गुड्स। बट क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी इंडेक्स मेजर चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड, क्वांटिटी इंडेक्स लेवल ऑफ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, चेंजेस ऑफ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, चेंजेस इन आउटपुट के ऊपर फोकस करता है, और प्राइस इंडेक्स चेंजेस इन प्राइस के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। प्राइस इंडेक्स नंबर दो डिफरेंट पीरियड्स के प्राइसेस क्यों कंपेयर करता है? टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स के प्राइसेस को कंपेयर करता है। और क्वांटिटी इंडेक्स कंपेयर्स द लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। दो डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच के आउटपुट्स को कंपेयर करने के लिए क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब टोटल, टोटल ऑफ प्राइस 1 अपॉन टोटल ऑफ प्राइस 0 इनटू 100। प्राइस 1 प्राइस 0 क्या है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। एंड क्वांटिटी इंडेक्स क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। डिफिकल्टी, आई होप आपको इंडेक्स नंबर के दोनों डिस्टिंग्विश में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 दिया है नेशनल इनकम। इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश और 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ के लेना जरूरी है। और ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ही आपको डिस्टिंग्विश पूछा भी जाता है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। और अगर आप ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर डेली एमसीक्यूज के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का। साथ ही साथ आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है तो ओसीएसपी, इको और बीके के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और अगर आपको पूरा अकाउंटेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व और अनसॉल्व एग्जांपल्स करने हैं तो वहां पर चैप्टर वाइज लिंक अवेलेबल, आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम के साथ। सबसे पहले आपको नेशनल इनकम में पहला क्वेश्चन दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल के अंतराल के अंदर, एक साल के अंदर जब किसी भी नेशनल टेरिटरी के अंदर, किसी भी देश के टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड किया जाता है उसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंडरस्टूड?
क्या मैंने कहा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिसको हम एक साल कहेंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड 1 ईयर के अंदर, जब किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड किया जाता है, जिसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू net market value of final goods and services produced within a one domestic country of a country during a particular period of 1 year। यहां पर सेम डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क है नेट मार्केट वैल्यू की। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड किया जाता है, उसकी नेट मार्केट वैल्यू को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अंडरस्टूड, ये मीनिंग हो गया इसका। अब इसका एक फॉर्मूला है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला है। और एनडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब आपका जो भी जीडीपी आया है, मतलब कंजम्पशन, आप जो कंजम्पशन करते हो प्लस इन्वेस्टमेंट जो करते हो प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। जीडीपी और एनडीपी में बड़ा क्या है, जीडीपी और एनडीपी में जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी और एनडीपी इज लेस देन जीडीपी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एनडीपी में माइनस हो रहा है। सिंपल, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन जीडीपी और डेप्रिसिएशन इग्नोर्ड इन एनडीपी। सिंपल, डेप्रिसिएशन का ही गेम है यहाँ पर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होता, और आप जो जीडीपी निकालते हो उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। अंडरस्टूड, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिसको हम एक साल कहेंगे, एक साल के अंदर जब किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को जीडीपी, और अगर उस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो नेट मार्केट वैल्यू बचेगी। उस नेट मार्केट वैल्यू को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। जीडीपी का मतलब होता है आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपका जीडीपी है। और एनडीपी निकालते समय कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपका एनडीपी मालूम हो जाएगा। जीडीपी और एनडीपी में बड़ा कौन है, जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी, एनडीपी इज लेसर देन जीडीपी। जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, एनडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। डिफिकल्टी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। Gross national product is the total measure of flow of all goods and services at market value resulting from current production during a financial year in a country, including net income from abroad। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये एक तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, जिसके अंदर हम करंट प्रोडक्शन के मार्केट वैल्यू को कंसीडर करते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा अब्रॉड से आने वाले इनकम का भी नेट इनकम देखा जाता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ आपको याद रखना, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट यहां पर भी माइनस हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस, सेम डेफिनेशन है, खाली वहां पे ग्रॉस है, यहां पर आपका नेट है। दोनों में फ्लो होता है, दोनों में गुड्स एंड सर्विसेज होती है, दोनों में करंट ईयर के प्रोडक्शन को देखा जाता है, दोनों में फाइनेंशियल ईयर को देखा जाएगा, दोनों में ही देश की बाउंड्रीज को देखा जाएगा, और दोनों के अंदर ही नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। बस फर्क क्या है, वहां पे जीएनपी और यहाँ पे एनएनपी है। जीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखोगे तो जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन जिसे हम लोग कहते हैं,
एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस आर माइनस पी रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ये आपका फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम माइनस फॉरेन एक्सपेंडिचर। सेम यहां पर एनएनपी में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस डी, डी मतलब डेप्रीसिएशन। आप जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हो उसी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मैं चारों कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करूं तो जीडीपी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी के अंदर आपने पढ़ा था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये जीडीपी, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देता हूं तो मेरा बन जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल। अब इसमें अगर मैं रिसिप्ट माइनस पेमेंट ऐड कर दूं, रिसिप्ट माइनस यानी जीडीपी में से रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर मैंने ऐड कर दिया तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और एनडीपी में भी रिसिप्ट और पेमेंट ऐड कर दो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम दोनों में है, डेप्रिसिएशन दोनों में, नेट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है, बाकी में रिसिप्ट और पेमेंट का गेम होता है। ठीक है, आपको ये चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्टिंग्विश के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें है चैप्टर नंबर 8 दैट इज पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले के चैप्टर्स अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं और इसका बहुत एडवांटेज ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमको दो चीजें समझ में आ रही है कि चैप्टर वाइज भी रिवीजन हो रहा है और साथ ही साथ हमारे पास बर्डन भी नहीं आ रहा है कि हमें क्वेश्चन बैंक को जो 30-35 क्वेश्चन है उसको हमको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, और बहुत इजी तरीके से मैंने कराने की कोशिश भी की है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल को आपकी जरूरत है और आपको चैनल की जरूरत है, क्योंकि हमें आपको सिर्फ पढ़ाना भी है और साथ ही साथ आपके सिलेबस को भी अच्छी तरीके से समझा कर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सही गाइडेंस और सही प्लानिंग के तहत चलते रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पूरा बीके पढ़ा है उसके भी लिंक आपको वहां पर अवेलेबल है, तो उसका पूरा एडवांटेज आप लोग ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कीजिए, और सारे जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पब्लिक फाइनेंस एम्स टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, मतलब जब सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देने के बारे में सोचा जाता है, जब सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देने के बारे में सोचा जाता है तो उसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। और जब प्राइवेट फाइनेंस एम्स टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, प्राइवेट फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म्स को ही फायदा पहुंचाने के बारे में सोचा जाता है। क्या कहा मैंने? जब आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देने के बारे में सोचते हो, तो आप जिस पैसे में निवेश करें उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म्स को एडवांटेज देने के बारे में सोच रहे हो तो वो प्राइवेट फाइनेंस के अंदर चला जाता है। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पहले देखती है कि भाई साहब हमें कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा खर्चा करना है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के जितने तरीके उससे कई गुना ज्यादा उसके एक्सपेंडिचर के तरीके हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है लोगों की भलाई करना, लोगों के ऊपर खर्चा करना, लोगों के एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करना। But an individual consider his income and then determines the volume of expenditure। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो प्राइवेट फाइनेंस सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म के ही वॉल्यूम्स को डिटरमाइन करके उसके एक्सपेंडिचर को देखने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट गेट्स हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है जब वो पब्लिक फाइनेंस देखता है। हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट, मार्केट में ज्यादा क्रेडिबिलिटी की बात करो तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, बट क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड। मतलब अगर मैंने मार्केट से लोन लिया है तो मैं लेकर भाग भी सकता, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, मैंने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाया है, मैंने अगर प्राइवेट बॉन्ड में पैसा लगाया है, तो मुझे इतना पता है प्राइवेट बॉन्ड वाले भाग सकते, लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी जा नहीं सकती। मेरा पैसा गवर्नमेंट से डूबने वाला नहीं है।
द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू आरबीआई। पब्लिक फाइनेंस को फाइनेंस करने के लिए नोट्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। पैसे कहां से प्रिंट हो गया? आरबीआई के थ्रू। बट प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय द राइट टू प्रिंट करेंसी। करेंसी को प्रिंट करने का अधिकार किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं है। पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, मोर फ्लेक्सिबल। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पब्लिक फाइनेंस में होती है। प्राइवेट फाइनेंस में देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक फाइनेंस हैज ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ कंट्री, यानी देश के तरक्की के अंदर अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का होगा तो वो पब्लिक फाइनेंस का है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ फाइनेंस डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। प्राइवेट फाइनेंसेस हैज मार्जिनल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। देश की तरक्की में प्राइवेट फाइनेंसेस का भी योगदान होता है, लेकिन उसका एक समय सीमा, उसके एक लिमिटेशंस है। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस इट इज अ फाइनेंस विच इज डन बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट फाइनेंस इज डन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म, जिसकी एक सीमा है। प्राइवेट पब्लिक फाइनेंस की कोई सीमा नहीं है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पब्लिक फाइनेंस के थ्रू ज्यादा है, बट प्राइवेट इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी मार्केट में थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में क्या फर्क है? एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है। The expenditure incurred for carrying out day-to-day functions of government departments and various services is called as revenue expenditure। जब हम गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डेली एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विसेज पर जो डे टू डे बेसिस पर खर्चा किया जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कोई भी खर्चा किसी भी देश के तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए किया जाता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। देश में ब्रिज बनाने का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस ब्रिज को बनने के बाद जो मेंटेनेंस किया जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल बनाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस हॉस्पिटल में मेंटेनेंस और डॉक्टर्स स्टाफ का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आएगा। Revenue, it is recurring in nature. Capital, it is non-recurring in nature. It can be development as well as non-development. Revenue expenditure development और non-development दोनों पर्पस के लिए हो सकता है, but capital expenditure is generally development and productive in nature. Helps to increase the productive capacity of the nation. देश की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान अगर देना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसी के बाद आपको उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, उसी के बाद आप उसके डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स आपको दर्द देकर जाएगा वो डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स आपको दर्द नहीं देगा वो इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? आपने 100 रुपया कमाया, मैंने आपका कॉलर पकड़ा और बोला भाई साहब टैक्स भरो, डायरेक्ट टैक्स। आप कमा रहे हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट टैक्स कर रहे हो। इफ यू आर अर्निंग इनकम तो यू हैव टू पे द टैक्स। लेकिन अगर आप पेंसिल खरीदने जाओ, रबड़ खरीदने जाओ, पार्ले जी का पैकेट खरीदने जाओ, या कोई भी थम्स अप की बोतल खरीदने जाओ, टाटा सुमो कार खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, आपको जीएसटी तो पे करना ही है। तो वहां पर आपको बाय हुक और बाय क्रुक वो आपके प्रोडक्ट के साथ एक्यूमुलेट होकर आ जाएगा, तो इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। Direct tax refers to the tax paid on the basis of income and property of the taxpayer. Taxpayer की इनकम के ऊपर जो टैक्स पेयर जाएगा उसको डायरेक्ट टैक्स। मैं ज्यादा कमाऊंगा मुझे ज्यादा टैक्स बना, मैं कम कमाऊंगा मुझे कम टैक्स बना, मैंने कमाया है नहीं तो मुझे टैक्स भी नहीं भरना है। इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द taxpayer, property of the taxpayer. Indirect tax is levied on goods and services. It is laid at the time of production or sale and purchase of the commodity and services. मैंने goods खरीदा, you have to pay the GST. मैंने goods बेचा, I have to collect the GST. मैंने प्रोडक्शन किया तो मुझे उसके ऊपर भी टैक्स बनाया, तो it is a tax which is based on goods and services. The burden is borne by the person on whom it is levied. It is impossible to shift it. यानी जिसने कमाया
उसी को टैक्स बना। यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैंने नहीं कमाया तो आई हैव नॉट टू पे द टैक्स, मुझे टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर, बर्डन जो है वो दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है, दैट इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, यानी जिसने कमाया उसी को भर रहा है, जो इंसिडेंस वही है, वही उसका इम्पैक्टफुल टैक्स पेयर है। बट द इम्पैक्ट इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। प्रोड्यूसर ने माल बनाया, माल बनाने के बाद उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, तो इम्पैक्ट यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट किया जा सकता है। पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यहां पे सबसे बड़ा टैक्स का है जीएसटी। जीएसटी जो है और कस्टम ड्यूटी है जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स के सबसे बड़े एग्जांपल्स माने जाते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश की तरफ आते हैं, दैट इज इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within as internal debt, मतलब जब गवर्नमेंट अपने देश के अंदर के लोगों से, सिटीजन से, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस हाउसेस, बिजनेस इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनसे पैसे लेती है तो उसे हम इंटरनल डेब्ट कहते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब क्या, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट। मतलब गवर्नमेंट जब पैसा बोरो करती है, लेती है, उधार लेती है फॉरेन बैंकों से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, बाहर के देशों के किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से, प्राइवेट बिजनेसमैन से, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल डेब्ट। देश के अंदर के लोगों से लोगे तो इंटरनल डेब्ट, देश के बाहर के लोगों से लोगे तो एक्सटर्नल डेब्ट। इट इज वॉलेंट्री और कंपलसरी नेचर। ऐसा कह सकते हैं इंटरनल डेब्ट वॉलेंट्री, इच्छा अनुसार हो सकता है, या कंपलसरी भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल डेब्ट तो वॉलेंट्री ही है, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम बाहर से पैसा लेते हैं या नहीं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनल डेब्ट में हम जो भी पैसा लेंगे वो डोमेस्टिक करेंसी में होगा, बट एक्सटर्नल डेब्ट में वो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। इट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट। इंटरनल डेब्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भाई इंटरनल मामला, देश के अंदर का मामला है, ज्यादा कॉम्प्लिसिटीज नहीं आती। लेकिन जब दो देशों के बीच के ट्रांजेक्शन्स की बात होती है, दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, तो द केसेस माइट बी कॉम्प्लेक्सिटीज, थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं मैनेज करने के लिए। चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करने वाला है, जिसका नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे जैसे वीडियोस रिलीज हो रहे हैं वैसे वैसे आप उसके डिस्टिंग्विश करते जाइए। इट विल गिव 100% बेनिफिट टू यू, और आपको इसमें किसी भी तरीके का बर्डन आने वाला नहीं है। तो छोटी छोटी प्लानिंग से करो, छोटे छोटे एग्जीक्यूशंस करो। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जब साथ में मिलेगा तो सक्सेस 101% आपको अचीव करके मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश। व्हाट इज मनी मार्केट? ये हमने एसपी में पढ़ा हुआ है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का क्या मतलब होता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड टेक प्लेस। जब शॉर्ट टर्म फंड्स की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म फंड्स को लेना, बोरो करना, तो वो सारी बोरोइंग की जो कैपेसिटी होती है, बोरोइंग करना, शॉर्ट टर्म फंड्स को लेंडिंग और बोरोइंग करने की जो एक्टिविटी है वो जिस मार्केट में होती है उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म फंड, that is equity and debt both raised within or and outside the country। कैपिटल मार्केट वो पर्टिकुलर मार्केट होता है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। अब वो लॉन्ग टर्म फंड्स इक्विटी फंड्स भी हो सकते हैं, डेब्ट फंड भी हो सकते हैं, वो देश के अंदर भी हो सकते हैं, देश के बाहर की कंपनीज में भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो हम लॉन्ग टर्म फंड के लिए कैपिटल मार्केट को चूज करते हैं और शॉर्ट टर्म फंड के लिए हम मनी मार्केट को चूज करते हैं। कैपिटल मार्केट इक्विटी और डेब्ट फंड दोनों में मदद करता है और ये इंटरनल कंपनी और एक्सटर्नल दोनों तरीके की कंपनियों को मदद करता है। Money market is a market for near money, that is short term instruments such as trade,
बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। मतलब जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेड बिल्स में डील करते हो, जो शॉर्ट टर्म मनी है, नियर मनी है, जिसका पैसा आप आने वाले 1 सालों के अंदर रिकवर कर सकते हो, ऐसे टाइप के मनी में जब आप डील करते हो, ऐसे टाइप के मार्केट को हम मनी मार्केट कहते हैं। ऐसा मार्केट जो ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्रोमिसरी नोट में डील करता है, उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। It is a market for long-term securities, instruments like bond, debenture, equity shares, mutual funds, etc. मतलब जब ऐसा मार्केट जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करें, when we are talking about लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, उसके अंदर शेयर्स आएंगे, शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म फंड, डेब्ट फंड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ये सब आते हैं जिसमें हम लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना पसंद करते हैं। तो ये जिस मार्केट में अवेलेबल होगा उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। Reserve Bank of India, commercial banks, cooperative banks, DFIs, DFHIs, indigenous bankers, money lenders, etc. are all part of the Indian money market। जब मनी मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट के अंदर जितने भी तरीके के कमर्शियल बैंक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, मनी लेंडर्स है, इंडिजिनस बैंकर्स है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो सभी के सभी इंडियन मनी मार्केट का हिस्सा होते हैं। बट कैपिटल मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, डीएफआईज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। रजिस्टर्ड ब्रोकर मतलब स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, वो कैपिटल मार्केट के जो कर्ता धर्ता माने जा सकते हैं। ये सभी के सभी कैपिटल मार्केट के क्या माने जाते हैं? पार्ट माने जाते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट, मनी मार्केट के अंदर आप शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करोगे। शॉर्ट टर्म फंड में डील करने का मतलब क्या है? ये शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब ट्रेड बिल का प्रोमिसरी नोट में डील करना। इसके लिए आप कमर्शियल बैंक, आरबीआई या आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट की बात करते हो तो कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं, जिसके अंदर इक्विटी और डेब्ट फंड दोनों आते हैं, शेयर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, और इसमें पैसा लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड। जब मुझे जरूरत है मैं डिमांड करूंगा, मैं अपने पैसे को निकाल लूंगा, उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। मैंने पैसे डाले थे और वो पैसे को मैं अपने डिमांड के बेसिस पर विड्रॉ कर सकता, इट इज विड्रॉवेबल इन नेचर, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स आर रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डिपॉजिट लॉक हो जाता है, पैसा लगाए, टाइम पीरियड के लिए लॉक हो गया, आफ्टर जब उसका मैच्योरिटी खत्म होगा तभी वो पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम उसको आप क्या करोगे? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो नॉर्मली करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के तौर पर होता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ये दो तरीके से। इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन सेविंग अकाउंट, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। रिकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट ऑन टाइम डिपॉजिट इज मोर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट हम देते हैं उससे कई गुना अच्छा इंटरेस्ट हम रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर्स को देते हैं, बिकॉज वो पैसा लंबे समय तक बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास पड़ा होता है। इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली फॉर मेनी ईयर्स। जब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट की बात करेंगे तो लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली टिल द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हो गया उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। कंटिन्यू करना है तो एक नया एग्रीमेंट बनता है, नया बॉन्ड बनता है, नया एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है आपके, तो मैच्योरिटी तक ही उसको कंटिन्यू किया जाता है। अंडरस्टूड। नंबर 10, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स है। ये आपने कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक सीखा हुआ है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे चैनल को बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड की गई है, जैसे आपको ओसीएसपी को और बीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक है, साथ ही साथ पूरा का पूरा बीके के ईच एंड एवरी चैप्टर के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, यानी पूरा का पूरा बीके मैंने आपको फ्री में पढ़ाया हुआ, उसकी भी लिंक्स आपको प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
आप उसको डाउनलोड करके या आप उस पर जाकर अपना अकाउंट सीख सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 के डिस्टिंग्विश की तरफ। सबसे पहला डिस्टिंग्विश जो इंपॉर्टेंट है वो है इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन ये है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप सभी को पता है इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है, इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर। जब एक देश दूसरे देश से किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, जब एक देश दूसरे देश से किसी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उसे हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं ना। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? एक्सपोर्ट ट्रेड refers to the sale of goods and services by one country to another country। जब एक देश दूसरे देश को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। यानी एक देश दूसरे देश से जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो इंपोर्ट, एक देश दूसरे देश को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है तो एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड इज द इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू होम कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री। यानी यहां पर इंपोर्ट ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो होता है, हमारे देश में दूसरे देश फॉरेन कंट्रीज के गुड्स एंड सर्विसेज इनफ्लो आते हैं। और एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? इट इज अ आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। हमारे देश के रिसोर्सेज, हमारे देश की गुड्स एंड सर्विसेज आउटफ्लो होते जाते हैं कहां पर? दूसरे देश में, फॉरेन कंट्रीज में। इंपोर्ट ट्रेड लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर मैंने किसी देश से सामान मंगाया, वो सामान आने के बाद मेरे देश की करेंसी क्या हो रही है? आउटफ्लो हो रही है। इंपोर्ट ट्रेड खरीदा तो मेरे यहां से फॉरेन करेंसी क्या हो रही है? आउटफ्लो होगी। और उसी तरीके से एक्सपोर्ट ट्रेड लीड्स टू इनफ्लो। मैंने क्या किया? मेरे सामान को एक्सपोर्ट किया, मैंने इस सामान को एक्सपोर्ट कर दिया तो मुझे बदले में पैसा मिलेगा, तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो रही है। क्या हो रही है? इनफ्लो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एटसेट्रा। इंडिया जो है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट करती है इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया से। एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एटसेट्रा। और इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? टी, राइस और जूट। किसे? चाइना, हांगकांग और सिंगापुर को। ये एग्जाम्पल से नहीं भी लिखा तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब आपको समझने की जरूरत है इंटरनल ट्रेड मतलब क्या। इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू अ ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। यानी किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की बाउंड्रीज के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड अंदर, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम देश की सीमाओं के अंदर, देश के अंदर सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं, सेवाएं सर्विसेज बेचने और खरीदने का काम करते हैं, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू अ ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड के अंदर दो देशों के बीच में क्या होता है? यातायात होता है, दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, सिंपल। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। यानी हम फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज इन महाराष्ट्र सोल्ड टू उत्तर प्रदेश। मतलब हम क्या कर रहे हैं? गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं महाराष्ट्र में और बेच कहाँ रहे हैं? यूपी में। तो इट इज महाराष्ट्र भी इंडिया का हिस्सा है, यूपी भी इंडिया का हिस्सा, तो इट इज इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम इराक एंड एक्सपोर्ट टी टू सिंगापुर। यानी हम किसी से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी को सामान एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड जहां से हम करेंगे उसको हम करेंगे फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी जब हम लोग इंटरनल ट्रेड करते हैं तो जो भी हमारा ट्रेडिंग होता है वो इंडियन रुपीज में होगा। अगर अमेरिका के किसी दो राज्यों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें अमेरिकन डॉलर्स इन्वॉल्व होगा, तो इसमें किसी भी दो करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें सिंगल करेंसी में हम लोग क्या करते हैं? डील करते हैं। इसलिए यहाँ पे ना तो इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है। लेकिन जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, इट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जब हम किसी भी दो देशों के साथ व्यापार करते हैं, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, हमारी करेंसी वहां जा सकती है, उनकी करेंसी यहाँ आ सकती है, तो यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहता है देखो, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of trade refers to the difference between the value of countries export and import for a given period. Balance of trade का मतलब होता है दो देशों के बीच में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो इनडिफरेंस रहता है, जो डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। Balance of payment is defined as a summary statement of all transaction between the residents of one country and rest of the world. मतलब ये एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, जिसमें इंडिया रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री का एक स्टेटमेंट बाकी के देशों के स्टेटमेंट के साथ मैचअप होता है या नहीं। यानी यहाँ पर हम अपने देश इंडिया और बाकी के रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसकी जो ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री होती है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। Balance of trade, it is defined as a relation over a period between the values of her export and import of physical goods। यहाँ पर हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो वैल्यूज हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, यानी सामान लाने और ले जाने में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में जो वैल्यूज हमने की है वो फिजिकल गुड्स की, उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसमें क्या क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, उसे देखना बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग सिटीजन, बिजनेसमैन, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इसके अंदर वैल्यू एक्सचेंज होती है, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज। किस में एक्सचेंज होती है? उनके सिटीजन, उनके बिजनेसमैन, फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? It includes the value of imports and export of visible goods and invisible goods। यानी यहां पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को क्या करते हैं? चेक करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को चेक करते हैं कि भाई कौन सा गुड्स विजिबल और कौन सा इनविजिबल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर नंबर 10 के डिस्टिंग्विश में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टीज आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।